हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीड टू नेट। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम सेल बायोलॉजी का सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, और रोज़ हम एक एक ऑर्गेनेली को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पढ़ ली, जैसे राइबोसोम्स, ईआर पढ़ लिया आपका। आज हम एक अलग ऑर्गेनेली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है, उसको हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आज हम गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडीज़ को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, डेल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं और आइडियोसोम्स भी कहते हैं। तो गोल्जी के बहुत सारे नाम हैं, आप में आपसे किसी भी नाम से जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो आपने ये सारे नाम जो है वो याद रखने हैं। एक रफली एक डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक तरह से ईआर की तरह ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत सारे सिस्टर्नेज दिख रहे हैं, वेसिकल्स दिख रही हैं, है ना। 2 फेसेस दिख रहे हैं, एक सिस फेस दिख रहा है जिसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं, एक ट्रांस फेस दिख रहा है जिसको हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं, बीच में ल्यूमन है। एक-एक करके हम इनको जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इसको समझाती हूँ। तो चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। जो सबसे पहले गोल्जी बॉडीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व किसने करा था? इसको ऑब्ज़र्व करा था जॉर्ज ने। लेकिन इनकी जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी? वो करी थी कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में। कहाँ पर करी थी? कैट के और बार्न आउल जो है इनके नर्व सेल्स के अंदर उन्होंने जो है ये गोल्जी बॉडीज़ को सबसे पहले डिस्कवर किया था। जो ये कैमिलियो गोल्जी थे, ये कौन थे? ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, मतलब गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं, प्लांट्स के केस में हम इनको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। एनिमल्स के केस में हम इनको, इन ऑर्गेनेलीज़ को हम क्या कहेंगे? हम इन ऑर्गेनेलीज़ को गोल्जी बॉडीज़ कहेंगे, लेकिन प्लांट्स के केस में हम इनको कहेंगे डिक्टियोसोम। और जो टर्म डिक्टियोसोम है ये कॉइन करी थी पेरोनसिटो ने, कब? 1910 में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कैमिलियो गोल्जी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, तो आपने ये ईज़ी भी है याद रखने के लिए, गोल्जी बॉडीज़ से आप ये नाम याद रख सकते हो। इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है। ये जो होते हैं बाकी ऑर्गेनेल्स, क्योंकि डबल मेम्ब्रेनस है ये भी, तो ये भी क्या है? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। सारे यूकैरियोट्स में मिलेगी एक्सेप्ट आपको सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स, मतलब फ्लोएम का जो पार्ट है सीव ट्यूब, वहाँ नहीं मिलेगी। स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, स्पर्म्स मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का, जिनको हम एंथ्रोजोइट्स कहते हैं। आपको इतना तो पता ही है ना, जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेल वाले को एंथ्रीडियम और फीमेल वाले को आर्चिगोनियम कहते हैं। तो हम सिर्फ फीमेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि मेल के जो स्पर्म्स हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, जिनको हम एंथ्रोजोइट के नाम से जानते हैं, उनमें भी आपको गोल्जी बॉडीज देखने को नहीं मिलती हैं, और ना ही मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में देखने को मिलती हैं। सिर्फ बाकी बाकी जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पे आपको ये मिलेंगी। वर्टिब्रेट के सेल में, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके सेल में आपको सिंगल गोल्जी मिलेगी, जिसको हम गोल्जीजोम कहते हैं, और वो लोकलाइज्ड होती है, फिक्स्ड पोजीशन पे होती है। लेकिन इन वर्टिब्रेट्स के केस में और प्लांट सेल्स के केस में, और आपके जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके लीवर और नर्व सेल्स के केस में, ये इर्रेगुलरली साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती है। इर्रेगुलरली मतलब कि ऐसा कोई फिक्स्ड रेशो में नहीं होगी कि इतने पार्ट में होगी, इतने ही होंगे। इर्रेगुलरली कहीं पर भी साइटोप्लाज्म में वो पड़ी होंगी, और इस तरह की कंडीशन जब ये इर्रेगुलरली स्कैटर्ड होती है साइटोप्लाज्म में, उस कंडीशन को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्लियर? प्लांट सेल्स में बहुत सारे आपको गोल्जी बॉडीज देखने को मिलते हैं, सेवरल हंड्रेड्स में आपको गोल्जी बॉडीज देखने को मिलते हैं। मैं गोल्जी बॉडीज की जगह डिक्ट्योजोम कहूंगी, क्योंकि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे डिक्ट्योजोम्स आपको देखने को मिलेंगे। बोलता है कॉमनली एक प्लांट सेल के अंदर, सिर्फ एक प्लांट सेल के अंदर आपको 10 से 20 डिक्ट्योजोम्स देखने को मिल जाएंगे। और ये होते कहाँ पे हैं गोल्जी बॉडीज? ये गोल्जी बॉडीज होती हैं आपकी सेंट्रियोल्स के आसपास में, सेंट्रियोल्स के ऊपर होंगी या उनके अराउंड होंगी। अब सेंट्रियोल्स कहाँ होते हैं? सेंट्रियोल्स होते हैं न्यूक्लियस में। जब न्यूक्लियर डिवीजन आपने पढ़ा होगा, अभी हम आगे सेंट्रियोल्स को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो उस दौरान पे इन सेंट्रियोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी सेंट्रियोल, अब न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो सेंट्रियोल भी कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के पास होंगे। और जो ये डिक्टियोसोम्स है ना, वो उस सेंट्रियोल के आसपास होंगे। तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस के ही आसपास जो है गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है। जो इनका शेप और साइज होता है, अगेन ये भी डिपेंड करता है कि कोई सेल कितना फिजियोलॉजिकली एक्टिव है। जितना ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव होगा, जितना फंक्शनल होगा, उतना साइज़ बड़ा होगा। जो नॉन फंक्शनल हैं थोड़े, उतने ज़्यादा नहीं है उनकी एक्टिविटी फिजियोलॉजिकल स्टेट, तो उसका साइज़ क्या होगा? स्मॉल होगा। जैसे लार्जर साइज़ में आप क्या आ जाएँगे? मैच्योर फंक्शनल सिक्रीटरी सेल्स। सिक्रीटरी सेल्स मतलब जो कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? सिक्रीट कर रहे हैं। जैसे नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है। पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, और लीवर सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स हैं, जर्मिनल सेल्स हैं। ये जितने भी सिक्रीटरी सेल्स हैं वो सारे लार्ज साइज़ के सेल्स हैं। जो स्मॉलर सेल्स हैं वो नॉन सिक्रीटरी सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, जिनका कोई सिक्रीशन में काम नहीं होता। वो क्या है यहाँ पे? मतलब आपने याद रखना है कि जो गोल्जी बॉडीज़ है ना, उनको हम मोस्टली सिक्रीटरी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो काम होता है ना गोल्जी बॉडीज़ का यहाँ पे, वो सिक्रीटरी ही है, सिक्रीशन करवाने का ही है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सिस्टर्ने, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। ईआर जब हमने पढ़ा था तब हमने क्या-क्या पढ़ा था देखिए, तब हमने पढ़े थे सिस्टर्ने, वहाँ पे भी पढ़े थे, यहाँ पे भी हैं। वेसिकल्स वहाँ पे भी थी, यहाँ पर भी हैं। लेकिन वैक्यूल्स की जगह पे हमने वहाँ पे ट्यूब्यूल्स पढ़ी थी, है ना? यहाँ पे वैक्यूल्स हैं।
एक-एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सिस्टर्ने तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे फ्लैटेंड से सैक होते हैं, पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं एक के ऊपर एक ऐसे लाई करती रहती हैं। स्वॉलन एंड्स होते हैं, इन स्वॉलन एंड्स को हम गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं। जो यूनिसिस्टर्नल डिक्टियोसोम्स हैं, वो फंजाई में पाए जाते हैं। मतलब फंजाई में आपको सिंगल एक ही डिक्टियोसोम मिलेगा और वो कैसा होगा सिस्टर्नल, मतलब उसमें एक ही सिस्टर्ने प्रेज़ेंट होगा फंजाई के अंदर। एनिमल्स में 3 टू 12 होते हैं, प्लांट्स में 10 टू 20 होते हैं। मैंने बताया प्लांट्स में इनका नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका जो ल्यूमन है, ल्यूमन का मतलब है इसके बीच का जो ये खाली स्पेस है, अगर आपको दिखाऊँ मैं डायग्राम से, तो जैसे मैंने इस तरह का ये कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसके अंदर का जो ये स्पेस है ना ल्यूमन, इसको ल्यूमन कहा है। तो ये किससे फ़िल्ड है? ये एक फ्लूइड से फ़िल्ड है। किससे फ़िल्ड है? एक फ्लूइड फ्लूइड से फ़िल्ड है। और ये जो सिस्टर्ने हैं, ये थोड़े-से कर्व्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ये थोड़े-से कर्व्ड होते हैं। इसको कर्व्डनेस क्यों मिली है? ताकि गोल्जी बॉडीज़ में पोलैरिटी आ सके। अब आप बोलोगे पोलैरिटी का मतलब क्या? प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव वाली पोलैरिटी? नो, हम उस पोलैरिटी की बात नहीं कर रहे। पोलैरिटी का मतलब है एक साइड इसकी थोड़ी कॉन्वेक्स होगी, एक साइड इसकी थोड़ी कॉन्केव होगी। जो कॉन्वेक्स वाली साइड होगी, उसको हम बोलेंगे सिस फेज़ या फिर फॉर्मिक फेज़। ये बिल्कुल न्यूक्लियस की तरफ होगी। जैसे ईआर से कोई भी चीज़ आएगी ना, तो सबसे पहले वो किसके पास जाएगी? सिस फेज़ के पास जाएगी। सिस फेज़ क्या करेगा इसको? रिसीव करेगा। जैसे डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपका सिस फेज़ है, ठीक है? यहाँ पर आपका ईआर लगा हुआ था, यहाँ पे क्या लगा था आपका? ईआर था और यहाँ आगे आपका क्या था? न्यूक्लियस था ईआर के आगे, ठीक है? तो जो ये सिस फेज़ होता है, ये न्यूक्लियस के तरफ को होता है, प्लस साथ में ये किसके साथ कनेक्टेड है? ईआर के साथ कनेक्टेड है। ईआर जो भी अपना कंटेंट बना रहा है, वो किसको देगा? वो इन सिस सिस्टर्नेज़ को देगा। फिर ये सिस्टर्नेज़ जो हैं, इनको क्या करेंगी आगे? पास करेंगी। आगे पास करके कहाँ पहुँचा देंगी? लास्ट ट्रांस फेज़ में, ये ट्रांस वाली साइड है ये। क्या है ये? ये है ट्रांस फेज़। ठीक है जी। तो ऐसे यहाँ पे चलेंगी चीज़ें। तो सिस फेज़ ने क्या किया? ईआर से वेसिकल्स को रिसीव किया, उस कंटेंट को अब वेरियस सिस्टरने से देखो, वेरियस सिस्टरने से क्या करा? उसको पास करा। फिर वेरियस सिस्टरने से उसको पास किया और कहाँ पहुँचा दिया? दूसरे एंड पे जो कि कॉन्केव है और उसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेज़। क्या कहते हैं उसको? मैच्योरिंग फेज़ या फिर ट्रांस फेज़ कहते हैं। अब ये जो मैच्योरिंग फेज़ है, ये प्लाज़्मा मेम्ब्रेन की तरफ को होता है और ये जितना भी इसमें सामान लेके आया है ये, सिस फेज़ से लिया इसने, वो क्या करेगा ये? वो किसको दे देगा? लार्ज गॉल्जियन वैक्यूल्स को दे देगा और स्मॉल वेसिकल्स को दे देगा, जो ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल को लेके जाएँगे। जैसे अगर मैं डायग्राम में जाऊँ फिर से देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये छोटे-छोटे से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं? ये वाले। ये क्या है बाद में? ये इस ट्रांसफ़ेज़ से लेंगे इन चीज़ों को, ये हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये इन ट्रांसफ़ेज़ से लेंगे चीज़ों को और लेके जाएँगे बाद में, ट्रांसफ़ॉर्म्ड मटीरियल को लेके जाएँगे। जो गोल्जी बॉडीज़ होती है ना, उनका मेन काम जो होता है ना, वो पैकेजिंग करना होता है। जो भी प्रोटीन जो ईआर बना रहा है, उसको ट्रांसफ़ॉर्म करवाना, उसकी पैकेजिंग करना, ये काम होता है किसका? गोल्जी बॉडीज़ का। समझ गए आप? सिस फ़ेज़ ने ईआर से लिया, जो आगे की बाकी वेरियस सिस्टर ने उनको दिया, वहाँ से वो चीज़ किसने ली? ट्रांसफ़ेज़ ने ली, ट्रांसफ़ेज़ ने फिर उसको जो कंटेंट है वो किसको दे दिया? वैक्यूल्स को दे दिया या स्मॉल वेसिकल्स को दे दिया। अब वैक्यूल्स क्या है? देखो वैक्यूल्स अभी मैंने बताया कनकेव साइड, कनकेव मतलब ट्रांस साइड पे है सिस्टरने के। इसमें क्या है? इसमें एमॉर्फस ग्रैन्युलर सब्सटेंस प्रेज़ेंट होता है और इनमें से कुछ वैक्यूल्स जो हैं वो लाइसोसोम का भी काम करती हैं। तो मैं आपको पिछली बार भी बता रही थी ईआर जब हम पढ़ रहे थे कि लाइसोसोम बनाने का काम किसका होता है? गोल्जीज़ का होता है, ठीक है? और उस लाइसोसोम के लाइसोमल एंजाइम्स होते हैं, वो बनाने का काम ईआर का होता है। तो यहाँ पे देखो जो ये इस गोल्जी बॉडीज़ के जो वैक्यूल्स हैं ना, इनमें से कुछ वैक्यूल्स जो हैं, वो क्या करेंगे? लाइसोसोम का भी काम करेंगे। लाइसोसोम्स पता है ना? सुसाइडल बैग्स जिनको बोलते हैं, जो भी डैमेज्ड सेल है या कोई भी वेस्ट है, उसको क्या कर देते हैं? ये एनगल्फ कर देते हैं और सेल से बाहर थ्रो कर देते हैं। फिर वेसिकल्स की बात करते हैं। वेसिकल्स आपकी कॉन्वेक्स साइड में प्रेज़ेंट है। किस साइड पे प्रेज़ेंट है? कॉन्वेक्स मतलब सिस साइड पे प्रेज़ेंट है। 2 तरह की है ये वेसिकल्स, कौन-सी वेसिकल्स को हम बोल रहे हैं? जो ईआर के साथ वाली वेसिकल्स थी ना, ईआर में भी थी जो वेसिकल्स, उन वेसिकल्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये वेसिकल्स 2 तरह की होती हैं, ये स्मूथ वेसिकल्स भी हो सकती हैं, कोटेड वेसिकल्स भी हो सकती हैं। स्मूथ वही हुई जिनमें राइबोसोम्स प्रेज़ेंट नहीं होंगे और कोटेड रफ सरफेस वाली वही होंगी जिनमें राइबोसोम्स प्रेज़ेंट होंगे। जो स्मूथ सरफेस वाली वेसिकल्स हैं, उनमें सिक्रेटरी सब्सटेंसेस हैं, इसीलिए उनको सिक्रीशन वेसिकल्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह सीक्रेट करने वाली जो स्मॉल वेसिकल्स होती हैं, जो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करती हैं, तो अपने कंटेंट को रिलीज़ कर देती हैं। तो ये 2 तरह की वेसिकल्स हैं। वेसिकल्स मोस्टली ईआर और उसकी साइड पे है, गोल्जी वाली साइड पे है, ठीक है? इन दोनों के बीच में है। अब फंक्शन की बात करते हैं। तो सिंपल सा है फंक्शन, देखिए सेल सिक्रीशन मैंने आपको बताया, तो मेन काम है गोल्जी बॉडीज़ का। फिर और क्या है? जो भी प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज़ होता है, जब वो किसके पास पहुँचता है, गोल्जी एपैरेटस के सिस्टर्नी के पास पहुँचता है, तो वो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के साथ में वो प्रोटीन क्या कर जाती है, कंबाइन कर जाती है। मतलब जैसे ही
ईआर ने जो प्रोटीन बनाई, वो प्रोटीन गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस्टरने के पास पहुँचेगी, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट उसके साथ जॉइन करेगा और क्या बना देगा? ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे सिएलिक एसिड हो गया, गैलेक्टोज़ हो गया, ठीक है? ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बन जाते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे आपके ग्लाइकोजन, जो बड़े-बड़े पॉलीसैकेराइड्स हैं ना, स्टार्च है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में नहीं बनते। प्लस ये क्या करते हैं, जो भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं? हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें भी हेल्प करती हैं गोल्गी बॉडीज़। सिक्रेशन में तो हर कहीं पे गोल्गी बॉडीज़ का ही नाम आएगा सबसे आगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की में जो हार्मोन प्रोडक्शन होती है उसमें भी इनका काम होता है। स्पर्म में जो एक्रोसोम होता है वो भी किससे बनता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही बनता है। तो एक्रोसोमल सिंथेसिस में भी क्या करती हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स? हेल्प करती हैं। और ये जो एक्रोसोम है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के किस पार्ट से बनता है? इनकी वेसिकल पार्ट से बनता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड है उसकी एब्जॉर्प्शन करना, सिंथेसिस करना पॉलीसैकेराइड्स की, फ्लूइड रेगुलेशन करना, लाइसोसोम की फॉर्मेशन करना, ये सारा इनका काम है। मोस्ट इंपोर्टेंट काम जैसे कि मैंने आपको बताया इनका पैकेजिंग का होता है। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल जो है वो कौन-सी ऑर्गेनेली में होती है आपकी? वो गोल्गी में होती है। बाकी जितनी भी तरह की सिक्रीशंस बॉडी में हो रही हैं, चाहे म्यूकस की हो, एंजाइम्स की हो, स्वेट की हो, टीयर्स है, एंटीबॉडीज़ हैं, सलाइवा है, म्यूसिलेज है, ये सारी की सारी चीज़ों के लिए गोल्गी रिस्पॉन्सिबल है। गोल्गी से ही होंगी ये सारी सिक्रीशंस। इसीलिए इनको फैक्ट्री ऑफ सिक्रीशंस भी कहा जाता है। जो सेल प्लेट बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की, वो भी कौन सिक्रीट करता है? गोल्गी बॉडी सिक्रीट करते हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स जो कि राइबोसोम्स ईआर में बनाते रहते हैं, ठीक है? उन्होंने मान लो बनाई वो कोई और थी, लेकिन गोल्गी में जब वो पैकेजिंग में जाएँगी ना, तो बहुत सारी प्रोटीन्स जो है वहाँ पे मॉडिफाई भी हो जाती हैं, गोल्गी बॉडीज़ में आके, ठीक है? कब हो जाएँगी वो? उस ट्रांस फेज़ में पहुँचने से पहले ही जो पैसेज है ना उसका बीच में, उसी पैसेज के बीच में ही वो क्या हो जाएँगी? चेंज हो जाएँगी प्रोटीन्स, जो भी अगर होनी हो। वैसे तो नहीं, सारी कंपल्शन नहीं है कि सारी की सारी प्रोटीन्स ही चेंज होंगी। जिनको होना होगा वो उस पैसेज में ट्रांस फेज़ में पहुँचने से पहले-पहले क्या हो जाएँगी? मॉडिफाई हो जाएँगी। फिर ट्रांस फेज़ में पहुँचने के बाद वो पैकेज होके वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएँगी। जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है? वो भी उसकी फॉर्मेशन में भी गोल्गीज़ हेल्प करती हैं। जो वाइटेलोजेनेसिस है, वाइटेलोजेनेसिस होता है यolk फॉर्मेशन, यolk जो एग का यolk होता है ना, उसकी फॉर्मेशन करवाने में भी गोल्गी बॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्लस जो आपकी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, उसमें अगर कभी कोई भी ब्रेकेज हो जाए, है ना? कोई भी हो, उसको रिपेयरिंग का काम भी जो है इसी का ही होता है। कैसे? क्योंकि आपकी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स तो बन ही रही हैं। जैसे ही रप्चर हुई प्लाज़्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज़ झट से अपनी ग्लाइकोप्रोटीन्स को वहाँ पे भेज देगी। ठीक है? तो इस तरह से जो है आपकी गोल्गी बॉडीज़ है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा फंक्शन है, ज़्यादा कुछ ऐसा ख़ास समझने लायक इसमें है नहीं। साइंटिस्ट के नाम आपने याद रखने हैं, ये याद रखना है कि सेक्रेटरी वेसिकल्स जो हैं वो किस तरफ को है, वैक्यूल्स किस तरफ को है, लाइसोसोम कौन बना रहा है, सिस फेज़ कौन-सा फेज़ है, ट्रांस फेज़ कौन-सा फेज़ है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इस तरह से छोटे-छोटे क्वेश्चन्स जो हैं यहाँ पे बन सकते हैं, किन में प्रेज़ेंट है, किन में एब्सेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन्स जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये ऑर्गेनली समझ आई हो। मैंने बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाए हुए हैं इसके, जितनी ज़रूरत है अभी फ़िलहाल के लिए उतना ही मैंने इसमें लिखा है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी और आपकी जो भी सब्जेक्टिव बुक है उसका मिक्सचर ही है ये, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आई प्रॉमिस यू कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इनके सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद जो है हमारे पास में कुछ ऑर्गेनेलीज़ बचती हैं, जैसे लाइसोसोम बचता है हमारे पास में, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, इसके अलावा भी हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी अभी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए रहती हैं। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और ऐसे करेंगे इस चैप्टर को प्रिपेयर, ताकि इससे आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लिया जाए, आप उसको करने के लिए कैपेबल हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि अगर आप टॉपिक को पूरा नहीं समझेंगे अच्छे से तो आपको कैसे चीज़ें क्लियर होंगी। तो थोड़ा-सा टाइम निकालिए, ठीक है? 15-20 मिनट की वीडियो होती है, अपने लिए पूरे दिन में 15-20 मिनट तो आप दे ही सकते हैं, किसी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।